राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बात बताऊँ, मैं अभी आपके 2-3 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़े काम में व्यस्त होने के कारण। लेकिन अब आपके लिए जो है नेट की सीटेट की अभी आपकी चल रही है। तो इस पर दोस्तों बहुत ध्यान दें और वीडियो को जो है बड़े ध्यान से देखें ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए दोस्तों, आपका जून 2013 का शिफ्ट 1 का पेपर है। पुराना ज़रूर है लेकिन इसमें से जो उस टाइम का करंट था वो अब आपका स्टैटिक जी के है ना। तो उसको हम ध्यान में रख के यहाँ पूरा चैप्टर ध्यान से कवर करेंगे और जून के नेट की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेनेटिक्स हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेनेटिक्स हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेनेटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। तो आपका डी दोस्तों सही है। आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेनेटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005 को लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। डी आपका सही उत्तर है। अब ये जान लो कि MLA फॉर्मेट होता क्या है। MLA फॉर्मेट व्यापक रूप से मानविकी विषयों में प्रयोग किया जाता है। इसमें अंग्रेजी साहित्यिक आलोचना, फिल्म और मीडिया अध्ययन एवं आधुनिक भाषाओं के कोड लेखक की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इस शैली में लेखक का पूरा नाम शीर्ष के बाद शामिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कार्यशाला होती है किस विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी पर चर्चा के लिए बैठक, सी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी वर्ष पर चर्चा करते हैं विषय पर, और डी है एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया। डी आपका एकदम सही उत्तर है। डी होगा एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या और समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो आपका अगले प्रश्न है यहाँ पे, कार्यकारी प्राकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस होती है किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्राकल्पना, परीक्षण अपेक्षित ना हो, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना और एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है और सी हो जाएगा आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार प्राकल्पना। कार्यकारी प्राकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार प्राकल्पना होती है। इसमें इस उम्मीद के साथ सिद्धांत निर्माण किया जाता है कि शोध के लिए आधार निर्मित हो सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और प्रश्न 4 से 9 तक का उत्तर दीजिए। ताजमहल विश्व के ज्ञात सर्वोत्तम स्मारकों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर के गुम्बद का यह ढांचा 4 चौकोर बागों के दक्षिणी छोर पर चबूतरे पर स्थित है। 305 से 549 मीटर नाप की दीवारों के अंदर बने ये बाग जन्नत लगते हैं। मुमताजाबाद नामक क्षेत्र में दीवारों के बाहर नौकरों चाकरों के रहने के क्वार्टर, बाजार, सराय और स्थानीय व्यापारियों को और अभिजात लोगों द्वारा बनाई गई अन्य दुकानें आदि हैं। ये पूरा पैराग्राफ है दोस्तों। इसको जब आप पढ़ लेंगे तो पढ़ते टाइम 1-2 प्रश्नों पे ज़रूर देख लें ताकि आप उनसे तुरंत वहाँ उत्तर आपको बीच में ही मिल जाएंगे। आपका समय बहुत बचता है इससे। ताजमहल के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला मार्बल पत्थर राजा जयसिंह की पैतृक रियासत से लाया गया था। उस स्थान का नाम जहाँ मार्बल की खान पाई जाती है क्या है? बुरहानपुर, मकराना और आम्बेर और जयपुर। तो वो नाम है मकराना क्योंकि उसमें मकराना पत्थर लगा है। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका 5वां प्रश्न होगा, प्रचलित नाम ताजमहल किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां, पर्यटकों, जनता और यूरोपियन यात्रियों। ताजमहल नाम यूरोपियन यात्रियों द्वारा प्रचलित किया गया। मुगल इतिहास में ताजमहल का नाम उल्लेख नहीं है। इसे मुगल कालीन इतिहासकारों ने रोजा ए
मुनव्वरा कहा था, जिसका अर्थ प्रकाशित गुम्बद है, रोज़ाए मुनव्वरा। ठीक है, तो यहाँ से आपके और कवर हो गए कि ताजमहल का पुराना नाम क्या है, रोज़ाए मुनव्वरा। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? संगमरमर का प्रयोग ताजमहल के निर्माण के लिए नहीं किया गया था। ताजमहल परिसर में रेड सैंड पत्थर दिखाई नहीं देता है। ताजमहल के चारों ओर चार बाग नामक 4 चौकोर बाग हैं। और ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल के लिए उस उर्स समारोह मनाने के लिए किया गया था। तो सी जो है वो आपका सही है, सी एकदम सही है। ताजमहल के चारों ओर 4 बाग नामक 4 चौकोर बाग हैं। बाकी जो हैं वो आपके सही उत्तर नहीं है। चलिए, समकालीन ग्रंथों में ताजमहल किस नाम से जाना जाता है? मुमताज़ाबाद। अभी मैंने आपको बताया था, मुमताज़ महल, जैनाबाद और रोज़ाए मुनव्वरा। तो आपका सही उत्तर होगा डी, रोज़ाए मुनव्वरा। ताजमहल का निर्माण कार्य किस अवधि में पूरा किया गया था? 1632 से 1636 एडी, 1630 से 1643 एडी, 1632 से 1643 और 1636 से 1643। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका 1632 से 1643 एडी तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण की भूमि के स्वामित्व संबंधी प्रलेखों को कहते हैं फरमान, विक्रय विलेख, विक्रय क्रय विलेख और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका फरमान। दिए गए गद्यांश के अनुसार ताजमहल के निर्माण की भूमि के स्वामित्व संबंधी प्रलेखों को फरमान कहते हैं। फरमान का अर्थ शाही आदेश होता है। ताजमहल के निर्माण का क्या 1632 ईस्वी से आरंभ हुआ। वर्ष 1943 में शाहजहां ने मुमताज महल का उर्स समारोह यहाँ धूमधाम से मनाया। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार है? संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। माध्यम, संप्रेषक, संदेश, रिसीवर, प्रभाव, इनका क्रम इनके काल के हिसाब से जो सबसे पहले हुआ है, जो सबसे पहले आया उस हिसाब से लगाना है। तो सी आपका सही है। सी, पहले संप्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर रिसीवर, फिर प्रभाव। प्रक्रिया में क्रमशः संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर तथा प्रभाव आते हैं। 2 प्रकार होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण। भारत का प्रथम अखबार बंगाल गैजेट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बहुत आसान है, डॉक्टर एनी बेसेंट, जेम्स अगस्टस हिकी, लॉर्ड क्रिप्सन और एहो हुम। तो बी आपका सही उत्तर है, जेम्स अगस्टस हिकी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी और देवगौड़ा। तो वो की गई थी इंदिरा गांधी के समय में। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपका जून का पेपर है, आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप यकीन मानिए आपका जून का पेपर ऐसे होगा, आपको सब कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, भारत में प्रेस सेंसरशिप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय अधिरोपित की गई। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा करा दी तथा 28 जून 1975 को राजनीतिक विरोधियों एवं आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण और कम्युनिटेरियन। तो बी आपका सही है, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। चलिए दोस्तों, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय। तो बी है आपका एजुटेनमेंट। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है सहानुभूति, तदनुभूति, उदासीनता और विद्वेष। तो बी है आपका सही उत्तर, तदनुभूति। चलिए, किसी कोड में HBMJC ये वाले प्रश्न आए तो कभी गलत मत करना है, बिकॉज ये बहुत आसान प्रश्न है, इनको गलत नहीं करना है। ठीक है, किसी कोड में HBMJC गालिब को निरूपित करता है। टाइगर किसके द्वारा निरूपित होगा? ये आप ABCD लिख लीजिए और नंबरिंग कर लीजिए। जितने का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे 1 छोड़ के 2 छोड़ के, तो वैसे आप फॉलो कर दीजिए। चलिए, UJHFS
किसी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार खेला। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या क्या होगी? तो आपका 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने एक टीम के साथ एक बार खेला, तो आपका सही उत्तर होगा वो है बी, और बी है आपका दोस्तों सही उत्तर 10। टीमों की संख्या कितनी होगी? 10। यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं कैसे आपको निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया। खेले गए मैचों की संख्या n ब्रैकेट में n-1/2, ठीक है, बस आप यही लगा देंगे तो आपके सही उत्तर आ जाएगा। निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है? 40, 120, 60, 180, 90, 135। तो 110, 270, 105, 210। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, और बी हो जाएगा 270। बी आपका एकदम सही उत्तर है, बी है आपका 270। ठीक है दोस्तों, बी आपका है 270। अब यहाँ पे आप 270 कैसे आया कि आप यहाँ पे देखिए कितना गैप है, क्या लॉजिक लग रहा है, तो बस वही आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए 40, जब आपका 40 आया और फिर 120 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 90 है, तो क्या लग रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 40 में 40 और फिर है 120, तो यहाँ 120 फिर है आपका 60, फिर 60, फिर 180। तो ये आपको लगाना है कौन सा लॉजिक इसमें फिट बैठ रहा है। फिर 40 में 20 जोड़े 60 हो गए, 60 में 20-30 जोड़े 90 हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही 120 में आपके कितने जोड़ रहे हैं? 120 में आपके 60 जोड़ रहे हैं 180, और 180 में आप कितने जोड़ेंगे? आप 180 में जब 90 जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे? देखिए 120 में यहाँ पे जो 60 आ रहे हैं ये जोड़ दिए, 180 में 90 जोड़ देंगे तो आपके सही उत्तर हो जाएगा 270। जो बीच वाली पॉइंट है वो हम इसमें जोड़ते जाएंगे, इसमें 10 बढ़ाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 45 तक उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हों एक अदाई क्रम में रखा गया है, जो राशि क्रम 6 पर आएगी उसकी संख्या क्या है? तो बहुत आसान है, उसकी संख्या है 33। चलिए तो आप एक क्रम में रख लो, जो 6 नंबर पे आए बस उसी को बता दो। ABCD 4 संख्याओं का माध्य 100 है, यदि C = 70 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा? 30, 110। दो ऑप्शन आपके यहाँ पे विलुप्त हैं, तो डी आपका सही उत्तर है 110। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परसेंटेज के प्रश्न आपके आ गए हैं, ये प्रश्न आपको गलत नहीं करने, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करें। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी? 20%, 30%, 40%, 50%। तो डी है आपका सही उत्तर 50%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि यह अभिकथन कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य होगा? नीचे दिए गए सही कोड का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं, सभी व्यक्ति बेईमान होते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका बी। बी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं, सभी व्यक्ति बेईमान होते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। मधुमक्खी शहद और गाय दूध। शिक्षक सीधी सी बात है, बौद्धिक स्तर, अंक, पाठ, शिक्षक, बुद्धिमत्ता। चलिए बुद्धिमत्ता आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है PR के पिता हैं। ये प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन के जब आते हैं ना, तो आप पेन और रफ कॉपी लेके बैठे। PR के पिता हैं और SQ के पुत्र हैं, TP के भाई हैं। यदि RS की बहन है तो Q का T से क्या रिश्ता है? पत्नी, भाभी, बहनोई, पुत्र, वधू। तो B जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और B हो गया भाभी। ठीक है दोस्तों, B आपका हो गया भाभी। व्यवहार को प्रभावित करना या भावनाओं को उल्लेखित करने के जरिए किस विवाद का समाधान करना कहलाता है? शाब्दिक, अनुनयात्मक, स्वनिर्मित, संक्षिप्तीकरण। तो बी है आपका अनुनयात्मक आपका सही उत्तर। व्यवहार को प्रभावित करना या भावनाओं को
उद्दलित करने के द्वारा किसी भी विवाद का समाधान करना अनुनयात्मक समाधान कहलाता है। अनुनय कौशल किसी भी व्यवहार को प्रभावित करने में तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में महत्वपूर्ण होता है। नीचे दिए गए कौन से कोड सही अभिकथन इंगित करते हैं? तो आपका अभिकथन है वैन आरेख चिन्हांकन की स्पष्ट विधि, वैन आरेख निरुपाधिक न्याय वाक्य वैधता परीक्षण का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। वैन आरेख विधि में अधिकार आधारिकाओं और निरूपाधिक न्याय वाक्य के निष्कर्षों को आरेखित किया जाता है। वैन आरेख विधि में निरूपाधिक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए 3 अधिव्याप्त वृत्त बनाए जाते हैं। तो कोड है आपका, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको कोड ही आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं होना। तो बी आपका सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट है आपका वैन आरेख चिन्हों की स्पष्टता विधि है। वैन आरेख निरूपाधिक न्याय वाक्य के वैधता परीक्षण से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। और फोर्थ है आपका वैन आरेख विधि में निरूपाधिक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए 3 अधिव्याप्त वृत्त बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्वानुमान है? मानव स्वभाव में एकता, मानव स्वभाव में सत्यनिष्ठा, मानव स्वभाव में एक रूपता, मानव स्वभाव में सौहार्द। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका हो जाएगा मानव स्वभाव में एक रूपता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपकी तालिका आ गई। जो तालिका के प्रश्न है दोस्तों, इनको बड़ा बस आपको, अगर आप इनको आपको सही करने हैं तो आप पहले ये टेबल जो है इसको एकदम सही से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बस वो डिजिट निकालना है। ठीक है। प्रमुख बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में है। तो आपका वर्ष दिया हुआ है इधर, और फल सब्जियां फूल कुल बागवानी क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के कुल क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आपको कुल में टोटल देखना है। ठीक है, और किन किन वर्षों में, तो जिनमें ज़्यादा है बस उनमें आप वो वर्ष सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एक तो इसमें 209 और है आपकी 207, तो आपकी हो जाएगी 2008, बी आपका हो गया 2007 और 2008 और 2009। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये गया सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फूलों सब्जियों और फलों के लिए क्षेत्र का भाग है क्रमशः 1 38 और 30%, 30 38 1%। तो ये आपको बताना है। तो कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फूलों का प्रतिशत है 8/999 इंटू 100, तो 0.8%, लगभग 1%। सब्जियों का प्रतिशत आपका निकाल लिया 38, लगभग 38%, और फलों का प्रतिशत है आपका लगभग 30%। तो इस प्रकार फूलों सब्जियों तथा फलों के लिए क्षेत्रफल है 1 38 और 30। तो आपका सही उत्तर है, अब यहाँ क्या हो रहा है 1 38 और 30, ये आपका सही उत्तर है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है? फल सब्जियां फूल कुल बागवानी। तो आपका सी उत्तर है फूल, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कैसे सही है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान फूलों के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। फूलों की वृद्धि दर है 1/1/7 इंटू 100%। तो जबकि सब्जियों में 1/1 इंटू 100% हो गया, 7/72 इंटू 100 इक्वल टू 10%, और फलों में 10/53 इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो कुल बागवानी वृद्धि दर हुई 12%। चलिए यहाँ जो है दोस्तों ये आपका अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये है वर्ष 2005-06 से 2009-2010 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज हुई है? फल सब्जियां फूल बागवानी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, और बी आपका होगा सब्जियां। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2007-08 में कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल फलों सब्जियों और फूलों के क्षेत्रों का क्या भाग है? 53% और आपका 68% और 69% और 100%। तो आपका बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर होगा, और बी आपका होगा 68%। वर्ष 2007-08 में कुल बागवानी के अंतर्गत
और क्षेत्रफलों में फलों की सब्जियों के फूलों का भाग परसेंट है 68% लगभग। चलिए, किस वर्ष फलों के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई? तो वो आपका ए 2006, और साथ ये आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, WW से तात्पर्य है वर्क विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्थ वाइड वेब, तो सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, एक हार्ड डिस्क में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित और उपविभाजित किया जाता है, क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेड्स, तो इसको किया जाता है सेक्टर्स में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कंप्यूटर क्वेश्चन तो कभी गलत मत करके आना। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीन भाषा में अनुदित करता है। ठीक है, चलिए, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होती है 1024 मेगाबाइट, बहुत आसान है, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 बाइट, तो वो होती है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है, करेक्टर से बिट्स, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, और वर्ड से बिट्स, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, अभी होगा उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। चलिए, आभासी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम और मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो सी आपका एकदम सही उत्तर होगा, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय और जलवायु परिवर्तन। तो सी है नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मैंने आपसे ये प्रश्न कहा था, आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखें तो आपके क्योटो प्रोटोकॉल पहले समझौता ये जरूर पढ़ लें, इनसे प्रश्न जरूर आएगा। तो सी है आपका जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभाव में आया था। ठीक है दोस्तों, और ये 11 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। निम्नलिखित में से पृष्ठीय योजना के प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूलन, वेटलैंड्स, उर्वरक। तो ए है आपका परिवहन क्षेत्र, आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजलीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM, सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजलीय हाइड्रोकार्बन। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भेदन और अकाल और बाढ़। तो डी है आपका अकाल और बाढ़। अकाल और बाढ़ से प्राकृतिक प्रकोप है जिनसे मनुष्य को सर्वाधिक हानि पहुंचती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है जो कि आपका है 10 से 12%। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न है, इनको आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। वर्ष 2010 से 2011 के उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी में विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी और महिला विद्यार्थी। तो ये है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। चलिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं? इसके 1956 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं। तो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे
राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती हैं। तो डी आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। तो डी आपका होगा, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए ऐसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसके संदर्भ में दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन है, क्या भारत का द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए? तर्क, हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी। सेकंड, नहीं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका सी, और सी आपका हो जाए, दोनों तर्क प्रबल हैं। तो प्रश्नगत कथन के अनुसार क्या भारत की द्विदल पद्धति को अपनाने? तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा दिए गए तर्क फर्स्ट और सेकंड पर विचार करें। और कथन है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेना प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है, हाँ, यह राजनीति का अपराधीकरण को रोकेगा। नहीं, विरोधियों के विरुद्ध तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो केवल तर्क एक प्रबल है, केवल तर्क दो प्रबल है, दोनों तर्क प्रबल हैं, दोनों ऐसे कोई सवाल नहीं है। तो आपका सही उत्तर केवल तर्क एक प्रबल है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अवकथन सत्य हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है। उसे दुर्व्यवहार सिद्ध होने या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो आपका डी जो है वो सही उत्तर डी है, फर्स्ट और फोर्थ। दोस्तों यहाँ पे आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए, लेकिन 2013 और 2012 में जो आपके प्रश्न थे वो लगभग 60 आते थे फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ मैं 50 करा रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।